भाई हमने ड्यूअल नेचर ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था, उसमें बस एक आधा टॉपिक हमारा कुछ बचा था। वो और बता देता हूँ, डी ब्रॉगली वाला टॉपिक बचा था। चैप्टर हम कर रहे थे ड्यूअल नेचर। एक मिनट भाई, इतना हैंड क्यों कर रहा है। चलो, पिछले चैप्टर का कुछ मतलब पिछले वाले क्लास का कुछ रिकॉल कराना है या डायरेक्ट स्टार्ट कर दें? सर स्टार्ट कर दो। स्टार्ट कर देना, डन। यस सर। भाई हमने इतना प्रूफ कर दिया था, फिर से चेक करो अब हमने क्या करा भाई। यार अगर मैं लाइट की बात करूं तो हमें पता था कि लाइट एक वेव है, क्योंकि हमने वेव नेचर से ही इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये सारी चीजें प्रूफ करी थी। तो फिर बाद में क्या पता चला कि लाइट अगर वेव है तो इस वेव के पास एक पार्टिकल नेचर भी है, जो प्रूफ किया था आइंस्टीन ने कि अगर कोई भी वेव है तो वेव हमेशा वेव वाला अपना कैरेक्टरिस्टिक तो दिखाएगी दिखाएगी, साथ के साथ वो एक पार्टिकल नेचर भी दिखाएगी। तो इसलिए इस चीज को हमने क्या कहा कि भैया ये हो गया इस चीज का डुअल नेचर। ये डुअल नेचर हमने किसका प्रूफ किया? हमने ये डुअल नेचर प्रूफ किया रेडिएशन का। चेक करो पहले, यहां तक की बात तो क्लियर ही है। यस सर। अब हमें क्या करना है, अब भैया बाद में एक चीज आ गई जो प्रूफ करी डी ब्रॉगली ने, जो थोड़ा बहुत हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने एटम्स वाले पार्ट में। यार डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि हर चीज सिमेट्री चाहती है, मतलब हर कोई चीज सिमेट्री फॉलो करती है। उसने कहा कि यार अगर वेव डुअल नेचर शो कर रहा है फिर तो पार्टिकल को भी क्या शो करना चाहिए? पार्टिकल को भी डुअल नेचर शो करना चाहिए। डुअल नेचर का मतलब इधर क्या होगा? पार्टिकल एज एक मास की तरह, एक पार्टिकल की तरह तो बिहेव करेगा ही करेगा, लेकिन फिर पार्टिकल को कुछ ना कुछ वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करनी चाहिए, उसके पास वेव नेचर भी होना चाहिए। चेक करके बताओ क्या ये चीज क्लियर हुई है? यस सर। डन, बढ़िया। जैसे यार हमने ट्वेल्थ के फर्स्ट वॉल्यूम में पढ़ा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है उसको मैं मूव कराने लग जाऊं तो भैया हमारा चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फिर बाद में हमने ईएमआई चैप्टर में पढ़ा है कि वहां पे भी सिमेट्री चल रही है, कि मैग्नेटिक फील्ड से आप क्या प्रूफ कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी भी प्रूफ कर सकते हो, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह। तो डी ब्रॉगली ने बस ऐसा ही कुछ कह दिया कि भैया अगर हमारे पास पार्टिकल है तो पार्टिकल भी डुअल नेचर शो करेगा, दैट इज वेव नेचर भी शो करेगा। लेकिन ये पार्टिकल वेव नेचर कब शो करेगा? तो ये भी मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। यार याद है तीन टाइप की वेव्स होती हैं, कौन सी तीन टाइप की वेव्स होती हैं? नहीं याद है भैया। एक वेव होती है जब हमारा चार्ज पार्टिकल एसेलरेटेड मोशन से मूव करता है। जब हमारा चार्ज पार्टिकल एसेलरेटेड मोशन से मूव करता है तो हमें मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक शर्त है। क्या शर्त है? कि भैया पार्टिकल का चार्ज होना जरूरी है, और वो भी एसेलरेटेड मोशन में होना जरूरी है। तो मतलब इसमें चार्ज के बिना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं बनेगी। दूसरा होती है भैया कि अगर कोई भी एक मास पार्टिकल, कोई भी एक मास अगर ऑसिलेटरी मोशन में है तो उस केस के अंदर हमारी प्रोड्यूस होती है मैकेनिकल वेव्स, जैसे कि साउंड वगैरह। तो इसमें भी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि भैया हमारा मास तो है लेकिन उसका ऑसिलेटरी होना जरूरी है। अब डी ब्रॉगली ने तीसरे टाइप की वेव बताई। उसने क्या बोला कि भैया अगर हमारा कोई भी मास पार्टिकल वाइब्रेट करे ना करे, चार्ज हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, अब चाहे कैसी भी मूवमेंट क्यों ना हो, अगर वो मूव कर रहा है तो एक नई वेव प्रोड्यूस करेगा वो, और वो वेव हमारी क्या कहलाएगी? डी ब्रॉगली वेव या मैटर। हमें अब इसके बारे में कहानी पढ़नी है जो हम ऑलरेडी एटम्स में थोड़ा बहुत कर भी चुके हैं। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं है, उसको नोट डाउन कर लो। डन सर। डन, चलो ग्रेट सर। ठीक है। क्लियर सर। चलो ये सबका हो जाए बता देना, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। डन सर। डन, चलो बढ़िया। अब आगे इसके आगे की बात।
यार जैसे फिर से डी ब्रॉगली ने बोला पार्टिकल एक वेव नेचर भी रखेगा। यार अब आइंस्टीन ने क्या कहा कि अगर कोई भी एक पार्टिकल है, जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रूफ कर दिया था कि अगर कोई भी एक पार्टिकल है तो वो पार्टिकल, उसने कहा कि भैया वो फोटॉन्स है और उस पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, E इक्वल्स टू mc²। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होता है, पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होता है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं एनर्जी ऑफ अ वेव, एनर्जी ऑफ अ वेव का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, जहां पे न्यू क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी को हमने सी बाय लैम्डा लिख दिया। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, भैया वेव के लिए एप्लीकेबल है। तो डी ब्रॉगली ने बोला पार्टिकल ही वेव है, वेव ही पार्टिकल है। तो भाई आपको क्या करना है, बस इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है। तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया तो मेरे पास आंसर आया mc² इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। भैया चेक करो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, c की एक पावर और c कैंसिल आउट हो गया, बचा m इंटू सी, m इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी किस चीज का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम, मोमेंटम का। तो यार लैम्डा को इधर ले जाओ और ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला h बाई पी, जो बेसिकली डी ब्रॉगली ने दिया था। और ये वेवलेंथ, जैसे मैंने कहा, ये वेवलेंथ एक वेव को रिप्रेजेंट करेगी और वो वेव होगी हमारी मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। अब इससे उसने ये प्रूफ भी कर दिया। भाई क्या प्रूफ कर दिया, उसने कहा कि भैया जो हमारा लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है। तो इसमें पहला केस, अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, मतलब अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो। और मोमेंटम जीरो होने का मतलब है कि भैया उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। वेवलेंथ इनफाइनाइट पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने कह दिया कि अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे है तो फिर भैया वो किसी भी टाइप की वेव्स नहीं बना सकता, ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ना तो आपकी मैकेनिकल वेव्स, और ना तो आपकी मैटर वेव्स। पार्टिकल का मूव होना जरूरी है तब जाके वो डी ब्रॉगली वेव्स बना सकता है। चेक कर लो, ये भी क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। दूसरी चीज उसने क्या बताई कि यार मैं ये भी कह सकता हूं कि जो मेरा लैम्डा है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला mv हो गया। तो मतलब हमारे पास वेवलेंथ मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करूं तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में हमारी वेवलेंथ जो आएगी वो लार्ज आएगी, तो ये एक नोटिसेबल होगी, वेवलेंथ लार्ज आ रही है। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह जो वेव्स बनाएंगे वो एक तरीके से हमें नोटिस, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करूं तो उनका मास तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। जैसे भैया मैं अपनी बात करूं, मैं एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हूं, तो मास बहुत ज्यादा है और वेलोसिटी बहुत कम है। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो, भाई आपको ये चीज समझ में आ रही है, मैंने उल्टा लिख दिया है, सॉरी, एक चीज ठीक कर लो उसको, कि भाई अगर मैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, चेक कर लो, मैंने उल्टा लिख दिया है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए मास तो कम होगा, लेकिन जितना कम मास होगा उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। तो मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा, भैया मोमेंटम हमारे पास लार्ज मोमेंटम आएगा, और लार्ज मोमेंटम आएगा तो वेवलेंथ कैसी आएगी, भैया वेवलेंथ हमारे पास छोटी आएगी। चेक कर लो क्या ये चीज क्लियर हुई। यस सर, यस सर। छोटी वेवलेंथ अगर होगी तो भैया उसको आप चेक कर सकते हो, नोटिसेबल होती है वो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ी, वेव ऑप्टिक्स में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी उसमें सारी की सारी वेव्स हम कैसे लेते थे, नैनोमीटर्स में या आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो आर्मस्ट्रॉन्ग और नैनोमीटर तो भैया बहुत छोटी वैल्यू हो गई ना, 10⁻⁻⁹ एंड 10⁻⁻10। तो भैया इसको आप नोटिस कर सकते हो। लेकिन अगर मैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करूं तो यार मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में क्या होगा, मास ज्यादा होगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होगा, 100 किलो 1000 किलो इतना है, लेकिन उसकी वजह से वेलोसिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो इस केस में मोमेंटम बहुत स्मॉल आएगा, और मोमेंटम अगर स्मॉल आया तो वेवलेंथ इतनी ज्यादा लार्ज आएगी कि वो मतलब ऑलमोस्ट इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। तो आप उसको नोटिस या कैलकुलेशन वाले पार्ट में नहीं ला पाओगे। क्या भैया चीजें क्लियर है। यस सर।
इसलिए जैसे हम मूव कर रहे हैं, अगर मैं चलूं कहीं किसी भी स्पीड से भागूं, तो भैया मैं जो मैटर वेव्स प्रोड्यूस करूंगा वो कोई भी नोटिसेबल नहीं होगी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा वेवलेंथ की होगी कि नोटिसेबल नहीं होती। वेव्स नोटिसेबल कब होती है? जब वेवलेंथ स्मॉल हो, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स वगैरह के केस में होती है। कर लो उसको नोट डाउन। सर नेक्स्ट स्लाइड। डन सर। बढ़िया भाई, कोई ऐसा जिसको क्लियर ना हो बता देना। जतिन डर, गुड। आ जाओ, बस अब लास्ट चीज बची यार। डी ब्रॉगली ने क्या किया, ये वेवलेंथ कैलकुलेट करके दिखाई कि ये वेवलेंथ कितनी आएगी, और उसने फिर उसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया। मतलब उसने कुछ कैलकुलेशन शो करी, उसने थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर लिया, और फिर मैथमेटिकली, और फिर उसी चीज को उसने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया। तो भैया हमारी हेडिंग है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इलेक्ट्रॉन के लिए। भैया सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम के टर्म्स में? गुड इवनिंग पायल, गुड इवनिंग। भाई किसी को नहीं पता? चलो कोई बात नहीं भैया, याद रखना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम के टर्म्स में होता है p²/2m। चाहे तो चेक करके देख लो, यही फॉर्मूला आएगा। भाई जैसे मोमेंटम का स्क्वायर कर रहा हूं तो ये हो जाएगा m²v² डिवाइडेड बाय 2m। एक m से m कटा तो देखो आ तो रहा है हाफ mv²। तो ये रिलेशन याद रखना यार, ये रिलेशन तो 11th में क्वेश्चंस आते ही आते हैं कि यार काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के टर्म्स में कितना होगा, p²/2m। तो मतलब मैं मोमेंटम को लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है आइंस्टीन थ्योरी के हिसाब से कि यार जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी किसी भी एक पार्टिकल की, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? भाई ये भी आपको याद नहीं है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर। भैया रेगुलर रिवीजन किया करो। वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हमने काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर दिया था EV0 से। एक बार रिकॉल करा देता हूं, लास्ट क्लास में इस पे न्यूमेरिकल्स भी करे थे। भाई आइंस्टीन ने क्या कहा था कि अगर कोई भी फोटोन किसी मेटल सरफेस पे फॉल डाउन कर रहा है, मतलब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वेव या इंसिडेंट फोटोन, वो दो चीजों में यूटिलाइज होगी। वो होगी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो मैंने आपको बताया था इंसिडेंट एनर्जी को तो हम लिख सकते हैं hc/λ। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है h/νo या फिर hc/λ0, जहां पे लैम्डा नॉट क्या होता है भैया? लैम्डा नॉट होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी µ0। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी को हमने रिप्लेस किया था EV0 से, क्योंकि V0 पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी ना किसी एनर्जी से ही इक्वेट कर सकते हैं। तो वही चीज इधर की है हमने। तो यार यही काम इधर कर दो। मोमेंटम को आप फाइनली क्या लिखोगे? आप मोमेंटम को फाइनली लिखोगे 2mEV0। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कब कहां कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर बाय चांस क्वेश्चन कह रहा है कि भैया काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो फिर ये चीज, और अगर वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो फिर ये चीज करनी। अब भाई क्या किया उसने, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं, ये रब कर रहा हूं पूरा। अब उसने क्या किया भाई, अभी हमने पता करा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/p। तो उसने यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू, मतलब मोमेंटम को जो फॉर्मूला आया वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हो गया लैम्डा डिवाइडेड बाय, सॉरी लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय
और मोमेंटम की जगह हम क्या लिख देंगे 2m/e_v0। ये वाला फॉर्मूला किसी भी पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, फॉर एनी पार्टिकल, लेकिन उसने कैलकुलेशन करी थी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो भैया ये सारी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन के लिए जरा सब्स्टिट्यूट कर दो। मेरे को बताओ प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी, वो तो कांस्टेंट है, कितनी होती है 6.64 into 10 is power minus 34. 63 या 67 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स पर सेकेंड। बात आई नीचे डिनोमिनेटर की 2m/eV, तो 2 मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबका है सेम, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और भैया V0 आपका रह जाएगा। V0 हर सिचुएशन में अलग अलग होगा कि आप चार्ज पार्टिकल को कितना पोटेंशियल दे रहे हो, तो ये V0 रह गया बस। तो देखो ये सारी चीजें कांस्टेंट आ रही है, ये जितना भी मैं इस ग्रीन कलर के मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें फिक्स आ रही हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये सारी चीजें फिक्स आ रही है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो भैया ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, ये वैल्यू आ रही है 12.3 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब 10⁻⁻10 के टर्म्स में, और नीचे बच रहा है हमारे पास √V0। गायत्री प्रीवियस स्लाइड अभी करता हूं। तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, ये वाला फॉर्मूला ओनली एंड ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, कि भाई इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्टली आप V की वैल्यू रखोगे और आंसर निकाल लोगे। लेकिन अगर कोई और पार्टिकल आ गया इलेक्ट्रॉन के सिवा, फिर तो आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। ये लो गायत्री प्रीवियस स्लाइड, और भाई बाकी सब लोग भी हम नोट डाउन करना शुरू कर दो, और कुछ डाउट है तो पूछो। डन, गुड। आप कंप्लीट करो, नेक्स्ट स्लाइड शो कर रहा हूं, कंप्लीट करो, और कोई डाउट हो तो पूछो। Done, sir. डन, एक तो भैया हो गया हमारा चैप्टर खत्म। अब कर लो इस पे कुछ क्वेश्चंस। करे भैया क्वेश्चंस? Yes, sir. चलो डन। जो भैया पहला क्वेश्चन, और यूजुअली यही क्वेश्चन काफी रिपीटिव आया हुआ है सारे एग्जाम्स में, तो भैया सिंपल सा ही क्वेश्चन है, चेक कर लेना। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है और हमारे पास एक प्रोटॉन है, इन दोनों को हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, इन सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर छोड़ा है। तो हमें बताना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल एंड फॉर प्रोटॉन। नहीं सॉरी, लीनियर मोमेंटम पूछ रहा है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्वायर्ड by both the particles. Find the ratio of linear momentum acquired by both the particles. क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन रिपीट करना है भाई, जल्दी बोलो। क्लियर है? डन। बाकी क्लास में बता देता हूं, एक अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन, दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। हमें बताना है रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्वायर्ड बाय बोथ द पार्टिकल्स।
ठीक है हर्षिका, गुड, डन। भाई जैसे बाकियों के आंसर्स आए आंसर बताना। सर आपको मैसेज नहीं हो रहा है। मेरे को मैसेज नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे? करो, अब एक बार ट्राई करो। चलो बाकी आंसर बता देता हूँ भाई। आंसर है 2√2:1। चेक करो सबका यही आ रहा है, 2√2:1। सर यही आ रहा है आंसर। ठीक है भाई, डिपेंड है किसने अल्फा पार्टिकल ऊपर लिया है या प्रोटॉन ऊपर लिया है। मैं स्टेप करके दिखा देता हूँ भाई। सीधे सीधे क्वेश्चन में बोला कि मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन निकालना। तो मोमेंटम का फॉर्मूला अभी बताया तो था कि √2mEv यूज करेंगे। 2mEv नॉट क्यों यूज करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमारे पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो चीज दे रखी है हम उसी चीज का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे नीचे हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन एंड द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो चेक करो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी भैया। 2v0 2v0 ये तो कैंसिल हो ही गया। अब मेरे को बताओ व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सॉरी चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। भैया चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है? 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन। तो ऊपर बेसिकली हो जाएगा 4mp इंटू 2qp स्क्वायर रूट में, और नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज स्क्वायर रूट में mp एंड qp। तो mp और qp तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा √8, और √8 की वैल्यू होती है 2√2, और डिनोमिनेटर में बचा बस 1। ये हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। यस सर, डन सर। डन, बढ़िया। गुड, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कैलकुलेशन नहीं है आपका, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हमने y एक्सिस पे लिया करंट और x एक्सिस पे हमने लिया है पोटेंशियल, और ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है। ऐसा करता हूँ इसको अलग अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। भैया ये हमारे पास कुछ इस तरीके का, और फिर एक ब्लू कलर ले लो भैया, वो कुछ इस तरीके का। ऊपर वाला है कर्व C, नीचे वाला कर्व B, और सबसे नीचे वाला कर्व A। भैया ऑप्शंस बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि A एंड B, इन दोनों की जो इंटेंसिटीज हैं वो डिफरेंट है। आई का मतलब मैं इधर इंटेंसिटी कह रहा हूं, डिफरेंट इंटेंसिटी है, लेकिन और बी एंड सी की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। बी एंड सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी कह रहा है कि बी एंड सी डिफरेंट इंटेंसिटीज, और ए एंड बी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ऑप्शन सी, A and B different intensities, B and C same frequencies, और लास्ट ऑप्शन कि B and C same intensity
A and B सेम फ्रीक्वेंसी। चलो भाई ट्राई करो। ठीक है रितुआ, चेक करेंगे। क्या बात है, सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। चलो भाई आओ चेक करते हैं। सबके आंसर्स अलग अलग हैं तो भैया चेक कर लेते हैं। यार सबसे पहले तो आपको इतना याद रखना था कि हमारा सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है? Intensity. भाई वेरी गुड, इंटेंसिटी पे। और जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो किस पे डिपेंड करता है? Frequency. फ्रीक्वेंसी पे। तो यार क्वेश्चन में बस यही चीज तो पूछी थी, तो इसमें भी इतने लोगों को कंफ्यूजन क्यों है? भैया चेक करो, सैचुरेशन करंट किन दो का सेम है? सैचुरेशन करंट बी का और सी का सेम है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सैचुरेशन करंट ऑफ बी इज इक्वल टू सैचुरेशन करंट ऑफ सी। तो अगर इन दोनों का सैचुरेशन करंट सेम है तो मतलब एक चीज तो क्लियर है कि बी और सी की क्या सेम होगी? इंटेंसिटी सेम होगी। तो पहले तो ये चेक करो कि कहाँ कहाँ बी और सी की इंटेंसिटी सेम दे रखी है। भैया फर्स्ट ऑप्शन में बी एंड सी इंटेंसिटी के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। बी एंड सी बी तो कट ही हो गया क्योंकि बी और सी डिफरेंट इंटेंसिटी बोला हुआ है। सी ऑप्शन में बी एंड सी की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करी हुई है और डी ऑप्शन में बी एंड सी। तो भैया अभी डी सही लग रहा है। अब भैया चेक करो बी और ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो बी और ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर सेम है तो भैया हम क्या कह सकते हैं कि ए एंड बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। अब फिर से अब एलिमिनेट करना, ए और बी की, भैया ये कह रहा है बी और सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल बी और सी की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। ए और बी की डिफरेंट इंटेंसिटी, ये भी ठीक चल रहा है। तो ऑप्शन ए सही चल रहा है। अभी क्या कोई दिक्कत है? एक बार और चेक करने दो, ए एंड बी मेरे को वेरीफाई करने दो। ए एंड बी डिफरेंट इंटेंसिटी करेक्ट, बी एंड सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी करेक्ट, ऑप्शन सी। ए एंड बी डिफरेंट इंटेंसिटी करेक्ट, बी एंड सी सेम फ्रीक्वेंसी गलत। भाई बी एंड सी की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। डी ऑप्शन कह रहे हैं काफी लोग, डी ऑप्शन वेरीफाई करता हूं। बी एंड सी सेम इंटेंसिटी करेक्ट, ए एंड बी सेम फ्रीक्वेंसी। यार ये भी ठीक चल रहा है। मेरे को एक बार चेक करने दो कि मैंने कोई ऑप्शन गलत तो नहीं कर दिया। ऑप्शन डी आएगा। मैंने ऑप्शन ही गलत दिया है भाई, मेरी गलती। ऑप्शन ए में बोला हुआ था सेम इंटेंसिटी, भैया मेरी Yes. गलती। यस ऑप्शन ए में बोला हुआ है सेम इंटेंसिटी, तो भैया ऑप्शन ए गलत हो गया। तो अब ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर मैंने वो जो पहले गलती करी है उसके हिसाब से फिर ए और डी मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल प्रतिभा, वैसे फिर ऑप्शन ए ठीक था। ए और डी दोनों सही हो जाते हैं, मल्टीपल करेक्ट हो जाता। डन सर। डन भैया, बढ़िया। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल लिया और इन सबके पास सेम काइनेटिक एनर्जी है, हैज सेम काइनेटिक एनर्जी। आपको क्या बताना है? विच ऑफ दिस पार्टिकल हैज शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आपको प्रॉपर ऑर्डर में बताना है, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता दो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैं बोल रहा हूं आप ऐसा करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। चलो
हर्षिका आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऋत्विका डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, एक बार फिर से चेक करो। चलो भाई, अरे इसमें इतना दिमाग क्यों लगाना पड़ा आपको? भैया हमें पता है वेवलेंथ इज h डिवाइडेड बाय, इधर काइनेटिक एनर्जी बोली है तो 2m/ke, मोमेंटम का फॉर्मूला 2m/ke। बिल्कुल, अब ठीक है, सही। भैया किसी को दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अब h सबके लिए सेम है, 2 सबके लिए सेम है, काइनेटिक एनर्जी सबके लिए सेम है, तो मैं कह सकता हूं भैया वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो बहुत क्लियर चीज है, मास सबसे कम हमें पता है, सबसे कम भैया इलेक्ट्रॉन का होता है, फिर प्रोटॉन का होता है और फिर अल्फा पार्टिकल का होता है। तो अगर मास कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी भैया इलेक्ट्रॉन की, फिर होगी प्रोटॉन की, और सबसे कम वेवलेंथ होगी हमारे पास अल्फा पार्टिकल की। बस इतना तो सिंपल सा था। चेक करो किसी को कोई दिक्कत है या रिपीट करना है? Done, सर sir. क्लियर है। डन। अब मैं बाकी 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन भैया रिपीटिव क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक करना। अभी तक आप 2 क्वेश्चन कर चुके हो इंपॉर्टेंट वाला, एक ये वाला आपका इंपॉर्टेंट था जो रिपीटिव आता है, ये वाला एक बार आ चुका है ग्राफिकल, एक ये, और अब एक और ट्राई करो। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास सिल्वर और सोडियम दोनों के वर्क फंक्शन गिवन है। भैया हमारे पास वर्क फंक्शन फॉर सोडियम गिवन है, दैट इज 2.3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, और हमारे पास वर्क फंक्शन फॉर सिल्वर गिवन है, सिल्वर का वर्क फंक्शन हमारे पास गिवन है, दैट इज 4.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। हमें क्या फाइंड करना है? वो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्या क्वेश्चन क्लियर है? कि भैया हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो इनका स्लोप आएगा, तो मेरे को स्लोप बताना है, स्लोप का रेशियो कि भैया वो कितना आ रहा है, हमें बताना है एजी एंड सोडियम। बताओ भाई, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूरे चैप्टर का। तनिष्का बिल्कुल सही। भाई आप लोगों को टाइम क्यों लगा? ये इंस्टेंट वैसा आंसर था कि हाथ की याद उसी वक्त बता सकते थे। कोमल बिल्कुल सही। यार अगर आपको फिर से लास्ट क्लास का रिकॉल कराया जाए, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था, EV0 मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, जहां पे हमने इस एच सी न्यू नॉट को हमने क्या लिख दिया था, hc/λ। भैया कुछ याद आया? माइनस वर्क फंक्शन। हमने जब ग्राफ प्लॉट किया था तो मैंने आपको बताया था कि यार ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, भैया मैं ले रहा हूं यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे मैं ले रहा हूं हमारे पास फ्रीक्वेंसी। जैसे इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखो फ्रीक्वेंसी अगर आप लोगे तो हमें पता है कि जो भी इसका स्लोप आएगा, चाहे वो अलग अलग मेटल्स के लिए क्यों ना हो, लास्ट क्लास में बताया था सबके लिए स्लोप सेम आएगा, क्योंकि इसके लिए स्लोप किसकी वैल्यू देता था, h/e की। h कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, तो वो मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और इसी की हेल्प से हमने मटेरियल का वर्क फंक्शन कैलकुलेट किया था कि अगर मैं इसका इंटरसेप्ट ड्रॉ करूं तो ये मेरे को वैल्यू देगा वर्क फंक्शन बाय ई की। तो यहां से हमने वर्क फंक्शन निकाल लिया था हर एक मटेरियल का।
भैया क्या ये ग्राफ आपको याद है या रिपीट कराना है? सर याद है सर। गुड। तो यार बस स्लोप मैंने आपको बता ही दिया था, सबका सेम होगा। तो इसलिए चाहे सोडियम की बात करूं, चाहे सिल्वर की बात करूं, या किसी भी मटेरियल की बात करूं, सबका स्लोप सेम आएगा, सबका स्लोप सेम आएगा। तो इसीलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 1 रेशियो विल बी 1। बहुत इजी क्वेश्चन था सर। वही मैं बोल रहा हूँ, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डन सर। डन, वेरी गुड। आ जाओ अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे देखते हैं, वो वाला किस किस को याद है कुछ, क्योंकि वो वेव ऑप्टिक्स और इस चैप्टर का मिक्स है, तो वो देखते हैं। आ जाओ भैया क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ली है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन में दे रखा है कि स्लिट विड्थ कितनी है। भैया उसने कहा कि स्लिट विड्थ है d। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करा दें तो क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन ए, भैया नो इंटरफेरेंस विल बी ऑब्जर्व्ड। सेकेंड ऑप्शन कि फ्रिंज विड्थ याद है किससे इंडिकेट करते थे? बीटा से। फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। थर्ड ऑप्शन, fringe width will increase, and fourth option, fringe width will remain same. अब आपको फॉर्मूलेस तो याद होंगे नहीं, या याद है किसी को फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में? क्योंकि ये तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर कराया था, मैंने सबसे पहले रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स कराया था मैंने। अबे हाँ या ना तो बता दो। चलो भाई ठीक है, याद दिला देता हूं। अच्छा अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं तो फिर अपने आप कैलकुलेट करके बता सकते हो? यस सर। चलो डन, फॉर्मूला बता देता हूं भैया। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। जहां पे कैपिटल डी क्या था? कैपिटल डी था डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, और स्मॉल डी क्या होता है? स्लिट विड्थ। यहां पे लिख देता हूं भैया, स्मॉल डी तो क्वेश्चन में वैसे भी बोला हुआ ही है, स्लिट विड्थ होता है, और कैपिटल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। और वेवलेंथ आपको पता ही है, वेवलेंथ हम उस लाइट की यूज करेंगे जो हमने लाइट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ली है। तो अब आपको बताना है कि क्या फर्क पड़ेगा। भाई वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर्स बिल्कुल सही आए जा रहे हैं, वेरी गुड, बढ़िया। तो यार ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। मैं डी के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा हूं क्या? नहीं। मैं डिस्टेंस थोड़ी चेंज कर रहा हूं। क्या मैं स्लिट विड्थ को चेंज कर रहा हूं? नहीं। तो इन दोनों पे तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा। भैया फर्क पड़ रहा है इस वेवलेंथ की वजह से। तो मेरे को देखना है कि जब हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे। भाई बिल्कुल, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला h बाय p, दैट इज h बाय mv। तो यार अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज करा दोगे तो बहुत क्लियर कट बात है वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, और अगर वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो हमारी फ्रिंज विड्थ पे भी क्या असर पड़ेगा? फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगी। तो भैया याद रखना इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, एंड प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स और ड्यूअल नेचर का ये मिक्स क्वेश्चन है जो दोनों में आ जाता है। यस सर। गुड। डन सर। डन, बढ़िया भाई। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं पहले पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, आप भी वैल्यू साथ साथ लिख लो, फिर आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा।
चलो भाई क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चालू कर रहा हूं। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास कोई एक मेटल शीट है और इस मेटल शीट पे दो अलग अलग वेवलेंथ हमने फॉल डाउन कराई। ठीक है, रिपीट, ये एक मेटल शीट है, इस मेटल शीट के ऊपर हमने क्या किया, दो अलग अलग वेवलेंथ फॉल डाउन कराई। हमने सपोज ये पहली वेवलेंथ फॉल डाउन कराई है 248 नैनोमीटर्स की और एक दूसरी वेवलेंथ फॉल डाउन कराई दैट इज 310 नैनोमीटर्स की। तो इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो u1 स्पीड से निकल रहा है और जो इस वेवलेंथ से बाहर निकल रहा है वो u2 स्पीड से निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो यार क्वेश्चन ने बोला है कि u1 और u2 की स्पीड का रेशियो दे रखा है। कितना रेशियो दे रखा है? 2:1। चेक करो, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस तो ये λ1 फॉल डाउन करा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला u1 स्पीड से, λ2 फॉल डाउन कराया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला u2 स्पीड से। तो u1:u2 का रेशियो दे रखा है 2:1। तो हमें बताना है इस मटेरियल, इस मेटल शीट का वर्क फंक्शन कितना होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो चाहे λ1 फॉल डाउन कराओ या कोई भी वेवलेंथ फॉल डाउन कराओ, मेटल का सरफेस का वर्क फंक्शन सेम रहेगा। तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं और HC की वैल्यू यूज करने के लिए आएगी। तो HC की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से दे रखी है कि 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर्स। तनिष्का गुड, तुमने ये क्वेश्चन पहले ही किया हुआ है तो अच्छी बात है और आंसर भी करेक्ट है। भाई बाकी लोग भी ट्राई करें। जतिन क्या बात है, बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर दिया। बाकी आंसर सही है, गुड जतिन। चलो भाई बढ़िया, सिमरन आपका भी सही। ओके मैडम, चलो देखो क्या करना है भाई। सबसे पहले तो एक काम कर लो कि कैलकुलेट कर लो हमारे पास एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो हमारे पास अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो फॉर्मूला होगा Hc/λ1। Hc की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर्स और इधर वेवलेंथ भी दे रखी है नैनोमीटर्स में। तो इसको सॉल्व करोगे तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ हमारे पास आ रही है 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ऐसे ही आप E2 निकाल लो तो E2 भी कर देंगे Hc/λ2, मतलब 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर्स डिवाइडेड बाय 310 नैनोमीटर्स, ये आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। भैया हमारा फॉर्मूला यही तो था, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इस काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं कि भैया एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो अब दोनों के लिए लिख दो ये भैया, हम लेंगे रेशियो, डिवाइड कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन 1 माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन 2 माइनस वर्क फंक्शन। यार अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, तो यार उसमें तो हाफ m तो कट ही जाएगा क्योंकि वो तो सबके लिए सेम ही है। हाफ mv², इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो ये तो कट ही जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, u1² बाय u2²। रेशियो दे रखा है 2:1।
इंसिडेंट एनर्जी का वो दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय 4 माइनस वर्क फंक्शन। यार इसको लिख दो 4:1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो और वर्क फंक्शन फाइंड कर लो भैया, वर्क फंक्शन कितना आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ U1:U2 का रेशियो कितना दे रखा था 2:1, स्क्वायर करेंगे 4:1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस आंसर निकालना है और कुछ नहीं करना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वर्क फंक्शन फाइंड करोगे तो भैया यहीं पे लिख देता हूं, फाइनल आंसर आएगा आपके पास 3.7 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। एक बार सब लोग सारे स्टेप्स चेक कर लो, कुछ डाउट है तो पूछो भाई। दैट इज ऑप्शन ए। सर क्लियर है। बढ़िया। डन सर। डन। चलो भाई फिर देन लास्ट क्वेश्चन। लास्ट स्लाइड बता दो। लास्ट स्लाइड ये लो, एक डन मिनट दो, ये लो, एक मिनट नोट डाउन करो। ओके ओके। चलो भाई इतने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। यस सर। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कोई एक मटेरियल है और उसका वर्क फंक्शन दे रखा है दैट इज 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। क्वेश्चन क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। हमें फाइंड करना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट that can cause photoelectronic emission। ऑप्शंस दे देता हूं, ऑप्शंस है 540 नैनोमीटर्स, ऑप्शन बी 400 नैनोमीटर्स, ऑप्शन सी 310 nanometers and option D 220 nanometers। बढ़िया भाई, सबके आंसर सही है जिन लोगों ने आंसर्स दिए। बस एक बार कॉन्सेप्ट रिकॉल करा देता हूं। यार मैंने आपको बता रखा है कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है h/ν0। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो ही हमारा एमिशन होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फिर भैया कोई एमिशन नहीं होगा। यस और सर। यही चीज अगर वेवलेंथ की बात करूं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू hc/λ0। तो अगर इधर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हुई, मतलब इससे बड़ी हुई, तो कोई एमिशन नहीं होगा। हमारी जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से छोटी ही होनी चाहिए तो ही एमिशन होगा। अब क्वेश्चन ने लॉन्गेस्ट वेव पूछा है,
लॉन्गेस्ट वेव पूछा है तो मतलब इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती, इससे ज्यादा होगी तो एमिशन नहीं होगा, तो मतलब Yes, sir. अल्टीमेटली हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। तो यहीं पे क्वेश्चन में वो कर देता हूं कि हमें अल्टीमेटली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए तो मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया कि वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा नॉट। वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन थी 4, hc की वैल्यू आपको पता ही है 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर, और आपको ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मतलब इस वैल्यू को आपको 4 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं, सिंपल सा काम। तो बिल्कुल सब लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया, दैट इज 300 नैनोमीटर्स। 300 नैनोमीटर्स मतलब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन Yes, सी। sir. फिर इसका 310 ही आ जाएगा ना? हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा 310। Yes, sir. डन भाई। तो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास, डुअल नेचर के सारे पैटर्न जो बनते थे वो कर लिए हैं, चेक कर लो, कहीं डाउट तो नहीं है किसी को किसी भी क्वेश्चंस में या किसी भी टॉपिक में? नो डाउट सर। चलो बढ़िया। तो बस भाई आज के लिए इतना ही। अब हमारा कितना कितना हो चुका है चैप्टर, हमारा बच रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर्स। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे भैया अपना चैप्टर न्यूक्लियर। डन डन डन। यस सर। चलो डन भाई, थैंक यू सो मच, टाटास बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय। यप, फिनिश कैमरा। Thank you, sir. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.